हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और अभी तक आपने फर्स्ट 7 चैप्टर्स के सारे एमसीक्यूज़ आपने कंप्लीट कर लिए, ये भी मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर कुछ बच्चे रह भी गए तो वो कंप्लीट कर लें। तो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, उसके हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिए थे। एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 है, उस एक्सरसाइज 8.1 में हमने आज एमसीक्यूज़ करने हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? 6 to 10। तो 6 to 10 जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं आपकी बहुत अच्छी बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में से, तो 6th एमसीक्यू आपके सामने है। देखते हैं कि 6th एमसीक्यू कौन सा है। इफ़ एंगल्स ए बी सी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसका मतलब सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से कैसे मर्जी बना सकते हो क्वाड्रिलेटरल को। सो दैट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका हम नाम रख लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, आर इन द रेशो। इसके जो एंगल्स हैं उनकी रेशो दी हुई है। एंगल ए रेशो, एंगल बी रेशो, एंगल सी रेशो, एंगल डी आपको दिया हुआ है 3 रेशो, 7 रेशो, 6 रेशो 4। तो सबसे हम पहले लेट क्या करें? लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इज इक्वल टू 7x, एंगल सी इज इक्वल टू 6x एंड एंगल डी इज इक्वल टू 4x। आपको पता है कि जब रेशो दी होती है तो हम उसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा के x जैसे हमने लगा लिया, तो ए बी सी डी एंगल हमने लिख दिए। ओके, अब इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x जो है वो 360 डिग्री हमने कर दिया। उसके बाद बच्चों इनका जो सम होगा वो होगा 20x। 20x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो वो आ गई बच्चों 18। x की वैल्यू 18 आ गई। x की वैल्यू 18 आने का मतलब जो आपका एंगल A है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 54। कैसे आया? क्योंकि जो 3x था एंगल A, 3 इंटू 18, तो एंगल A आपका हो गया 54। अब जो आपका एंगल B है बच्चों वो आपका कितना है? वो है 7x। इसका मतलब 7 इंटू 18 कितना होगा? 56, 5, 12, 126 आ गया। तो आपका जो एंगल B है दैट इज़ 126। उसके बाद आपने ऐसे ही एंगल C निकाल लेना है 6x, दैट इज़ 6 इंटू 18, तो वो कितना होगा बच्चों? 108 होगा। ठीक है, ऐसे आपने एंगल D निकाल लेना है 4x मीन्स 4 इंटू 18, वो आ गया 72। तो आपने सारे एंगल्स निकाल दिए। अब इन एंगल्स को निकालने से हमें क्या बेनिफिट हुआ? जब आपने ये एंगल्स फाइंड कर लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रेपीजियम है, ये काइट है? आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी? अब देखो बच्चों, 54 और 126 का आप सम करके देखो, इसका सम 180 आएगा। ऐसे ही आप 72 और 108 का सम करके देखो, वो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ए एंड एंगल बी हैं वो को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। ऐसे एंगल सी और एंगल डी को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि जो ए डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगी। ए डी लाइन बी सी के पैरेलल होगी, हमें इतना सा पता चला। और आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है? ट्रेपीजियम। वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम बन जाती है बच्चों, क्योंकि रोम्बस में तो दोनों पेयर्स को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करने चाहिए। चाहे आप 54 में 126 ऐड करो, चाहे आप 54 में ये वाला एंगल ऐड करो जो जहाँ पे 72 है। तो रोम्बस भी नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकती, काइट भी नहीं हो सकता, ट्रेपीजियम बन गई। क्योंकि ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो ए डी क्या आ गया? बी सी के पैरेलल आ गया। तो 6th क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आ गया। अब हम आगे बच्चों 7th क्वेश्चन पे। देखो ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ज़्यादा अच्छी बात मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की ये लगी कि उन्होंने आपकी एनसीईआरटी बुक में से जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को उठा के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में डाल दिया, सो दैट आपकी वहाँ से प्रैक्टिस हो सके, आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये क्वेश्चन में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या लिखा है फिर आपके पास? एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं।
ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना ली, कैसे मर्जी बना सकते हो, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। अब मान लो ये पॉइंट आपका ए हो गया, दैट इज़ बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। वो कहते हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी। अब जो ए एंड बी के बाइसेक्टर्स हैं वो पी पॉइंट पे कट करते हैं। मान लो ये ए का बाइसेक्टर है बच्चों, ओके, ये बी का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करते हैं, मान लो उन्होंने हमें कहा हुआ पी पॉइंट पे कट करते हैं। बी एंड सी के बाइसेक्टर्स जो हैं वो आपको क्यू पे कट करते हैं, ठीक है। जो सी एंड डी के बाइसेक्टर्स हैं वो कहाँ पे कट करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, सी एंड डी के बाइसेक्टर्स भी बना लेते हैं। मान लो ये आपका बाइसेक्टर हो गया एंगल डी का, और ये आपका बाइसेक्टर हो गया एंगल सी का। क्लियर होगी बच्चों। तो सी एंड डी के बाइसेक्टर्स कहाँ पे कट करते हैं, आर पे, तो ये पॉइंट आपका हो गया आर। क्लियर होगी। देखो मैं जिसको मैंने अभी तक बनाया वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। ए एंड बी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो पी पे कट करते हैं, ये मैंने बना दिया। और जो सी एंड डी के बाइसेक्टर्स हैं वो आर पे कट करते हैं। इतना सा पोर्शन मैंने अभी तक कवर किया। उसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं, बी एंड सी के जो बाइसेक्टर्स हैं वो किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, क्यू पॉइंट पे। तो मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पता चल गया कि क्यू पॉइंट कौन सा होगा, ये हो गया क्यू पॉइंट। और जो ए एंड डी के बाइसेक्टर्स हैं वो एस पे कट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका होगा बच्चों एस पॉइंट होगा। तो ये फिगर ऐसे बनानी है, और ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, मैं आपको इतना भी बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में आपके, ओके। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट पी पे कर रहे हैं, क्योंकि इसके डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डायग्राम के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अगर आपसे ये डायग्राम, ये फिगर पेपर में नहीं बनी तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डायग्राम बनानी जरूरी है। बेसिकली ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आता है, थ्योरी में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आप इसको डिटेल में अच्छी तरह से समझ लेना कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये लिखूँगा कि जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी है, इनका सम, चलो वो बाद में करेंगे। पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करें, इसमें हम बात करते हैं बच्चों ए एस डी, हम ए एस डी ट्राइंगल की बात करते हैं, ओके। ए एस डी में अगर मैं इसको मान लूँ एंगल 1, इसको मान लूँ एंगल 2, और एंगल एस जो है इसको मान लूँ 3, तो मैं लिख देता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न लिख देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब जो एंगल ए है बच्चों आपका, वो एंगल 1 का डबल है, तो मैं एंगल 1 को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल ए। अब मैं जो एंगल 2 है उसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आप एंगल 3 की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 माइनस एंगल डी बाई 2। तो आपने एंगल 3 निकाल लिया, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो एंगल 3 है, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दूँ कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो मैं यहाँ पे एंगल 4 भी लिख देता हूँ, बिकॉज एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हैं। सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहाँ पे मान लूँ एंगल 5, यहाँ पे मान लूँ एंगल 6 और यहाँ पे मान लूँ एंगल 7, तो आप बता सकते हो कि एंगल 7 किसके इक्वल होगा, वो होगा 180। सेम आपने प्रोसेस फॉलो करना है, वो होगा 180 माइनस एंगल बी बाई 2 माइनस एंगल सी बाई 2, और एंगल 7 जो है, और अगर मैं यहाँ पे एंगल 8 बना लूँ बच्चों, इस ये आपका एंगल 8 है, मैं एरो लगा के इसको बाहर लिख देता हूँ कि ये जो इतना सा पोर्शन है जिसको मैंने डार्क किया, डायग्राम में आप देख पा रहे हो, जिसको मैंने डार्क किया वो आपका कौन सा एंगल हो गया, वो आपका एंगल 8 हो गया, ओके बच्चों, वो आपका एंगल 8 हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से आप, जो आपका एंगल 8 है इसका मतलब एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल है, तो एंगल 8 आपका कितना आ गया, 180 माइनस एंगल बी बाई 2 माइनस एंगल सी बाई 2। अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को प्लस कर दो बच्चों, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, ऐड करोगे। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या होगा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो आपको ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब मैं ऐड करूँगा तो हमें क्या मिले, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। वो आपने देख लिया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी कि जो एंगल 4 है दैट प्लस यहाँ पे एंगल 8 लिखूंगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, एंगल 4, और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी, एंगल 8। एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू,
180 डिग्री माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल D/2 प्लस 180 माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2। ओके, मैंने दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दिया। अब एंगल 4 प्लस एंगल 8 को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा। अब जो 180 प्लस 180 है बच्चों, वो हो गया 360 माइनस, अब ध्यान से देखो आप एक चीज़ कि जो A/2 है ये वाला, D/2 है, B/2 है, C/2 है, इसमें से अगर हम -1/2 कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इतना आ गया ब्रैकेट में। आई थिंक आपको ये बात भी क्लियर होगी सभी बच्चों को। ओके, उसके बाद बच्चों जब आपने इतना लिख दिया, आफ्टर दैट एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 एज इट इज लिख दिया 1/2। अच्छा, अब जो A प्लस B प्लस C प्लस D था आपका, ये इन चारों एंगल्स का जो सम होगा आपका वो कितना होगा बच्चों, आप खुद बताओ। एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, वो लिख दिया आपने। 2 को जब इसके साथ कट करोगे तो ये आ गया 180, 360 माइनस 180 कितना आ गया 180, तो एंगल 4 प्लस एंगल 8 का सम 180 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे उन्होंने ये पूछा था कि PQRS क्या है। PQRS क्या है, वो रेक्टेंगल है, वो रोम्बस है, वो पैरेललोग्राम है, वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। तो मुझे ध्यान से आप देख के बताओ कि एंगल 4 और एंगल 8 जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम मैंने 180 प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आ गया, क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये आपका सही ऑप्शन है, और इसकी जगह पे वो आपको ये ऑप्शन भी दे सकते थे PQRS इज साइक्लिक, कि जो PQRS है साइक्लिक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। आपकी NCERT में उन्होंने साइक्लिक लिखा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ये भी आपकी NCERT का क्वेश्चन है। सिर्फ अच्छे विज़न की ज़रूरत है। जो बच्चे NCERT बुक को ध्यान से कर लेते हैं उनको NCERT एग्जाम्पलर में काफ़ी हद तक उनको प्रॉब्लम नहीं आती। इफ़ APB एंड CQD आर 2 पैरेलल लाइन्स। ओके, अब मैं आपके सामने 2 पैरेलल लाइन्स बना रहा हूँ। पहली पैरेलल लाइन APB, दूसरी पैरेलल लाइन CQD। मैंने आपके सामने ये 2 पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर ली। तो अब हम इनका नेम लिख देते हैं। पहले का नेम है A, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे B, APB, और दूसरी लाइन है CQD। ओके बच्चों, हमने ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको क्या कहा था, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ APQ। इसका मतलब मुझे पहले इसको ज्वाइन करना होगा, APQ को ज्वाइन करना होगा। जब आपने APQ को ज्वाइन कर दिया बच्चों, उसके बाद क्या होगा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल APQ। APQ का बाइसेक्टर ये वाला एंगल है, ओके, एंड BPQ का बाइसेक्टर कौन सा है, ये वाला एंगल हो गया, ये लाइन होगी सॉरी। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं CQ का बाइसेक्टर, CQP का बाइसेक्टर ये वाला हो गया। ऐसे वो आपसे कह रहे हैं PQD का बाइसेक्टर ये वाला हो गया। तो आपने बच्चों बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ E और इसको नाम दे देता हूँ F। तो यहाँ पे मैं बाइसेक्टर लिख देता हूँ कि जो आपका एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, जो आपका एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है, जो आपका एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है, और जो आपका एंगल 7 है वो एंगल 8 के इक्वल है। तो मैंने ये बाइसेक्टर्स बना दिए। ठीक है बच्चों, ये उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है। अब हमने ये बताना है कि जो बाइसेक्टर्स को मिला के द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल देन फॉर्म मीन्स आपने ये बताना है कि PEQF क्या है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर है, वो रोम्बस है, वो रेक्टेंगल है, जो वो कोई अदर पैरेललोग्राम है। तो देखते हैं इसको हम कैसे करें। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा बच्चों, देखो इसका जो सोल्यूशन है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स। ओके बच्चों, उसके बाद जो 1 है और 2 है वो दोनों इक्वल हैं, तो मैं 1 की जगह पे 2 लिख सकता हूँ। 1 एंड 2 इक्वल हैं। ऐसी 3 एंड 4 इक्वल हैं तो मैं 3 की जगह पे 4 लिख देता हूँ। मीन्स मुझे अंदर वाले एंगल चाहिए, इसलिए मैंने 2 एंड 4 में कन्वर्ट कर लिया उनको। ये ट्वाइस ऑफ 2 हो गया,
ये ट्वाइस ऑफ 4 हो गया, 180 आ गया आपका। 2 कॉमन निकाल लो, 2 + 4 जो है वो आपका आ गया 90 डिग्री। 2 और 4 आपका क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि PEQF का एक एंगल 90 है। और अगर अभी आप PEQF को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो जाए तो रेक्टेंगल बन जाती है, तो मुझे आंसर तो पहले ही पता चल गया। लेकिन अभी मैं इसको रेक्टेंगल प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको कि इसको हम रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, इस साइड पे हम लिख लेते हैं कि इसको हम रेक्टेंगल प्रूफ कैसे करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल जो हमारा है दैट इज़ APQ इज इक्वल टू एंगल PQD। इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं, ये दोनों एंगल्स इसलिए इक्वल हैं क्योंकि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो APQ है उसको मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 + एंगल 2, जो PQD है उसको मैं लिख सकता हूँ एंगल 7 + एंगल 8। 1 + 2 ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 7 + 8 हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 7। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 7 के इक्वल हो गया। एंगल 2 अगर एंगल 7 के इक्वल हो गया, दीज 2 एंगल्स फॉर्म्स अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस इंप्लाइज PE इज पैरेलल टू QF। ध्यान से देखो सारे बच्चे, PE लाइन को मैंने, इस लाइन को मैंने PE लाइन को QF के क्या कर दिया बच्चों, पैरेलल कर दिया। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो सिमिलरली, जैसे आपने ये 2 एंगल्स पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाया, आप इधर से लगा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप PF को क्या कर सकते हो, पैरेलल कर सकते हो EQ के। तो अब ध्यान दो बच्चों कि आपने क्या किया, किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गई और पैरेललोग्राम का एक एंगल आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया बच्चों, और अगर पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाती है। तो आपका जो सही ऑप्शन है बच्चों दैट इज ऑप्शन नंबर 3 C ऑप्शन। थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब आप थ्योरेटिकल इसको करोगे तो आपने हर चीज़ का प्रॉपर रीज़न देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ रॉम्बस। ये तो बच्चों कल वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था कि अगर आप किसी रॉम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, और होती है रेक्टेंगल। ये मैंने आपको बताया था। अब जैसे ABCD आपके पास एक रॉम्बस है गिवन है, इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका मिड पॉइंट है R और AD का मिड पॉइंट है S। उन्होंने कहा कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनती है जैसे PQ, ठीक है। अब जैसे मैं PQ को थोड़ा सा अंदर वाली क्वाड्रिलेटरल को हम कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं, ठीक है। PQ हो गया, यहाँ पे हो गया QR, यहाँ पे हो गया RS और यहाँ पे हो गया PS। तो आपसे पूछ रहे हैं कि PQRS जो है वो क्या है, तो आप लिखोगे कि PQRS इज रेक्टेंगल। इसका प्रूफ बहुत अच्छा है, आपने वो NCERT में जब 8th चैप्टर किया था तो 8.2 एक्सरसाइज में सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन यही था कि अगर बाहर वाली फिगर, ये वाली बाहर वाली फिगर अगर रेक्टेंगल है तो अंदर वाली फिगर रोम्बस होगी, और अगर बाहर वाली फिगर रोम्बस है तो अंदर वाली फिगर रेक्टेंगल होगी। ये रिजल्ट आपने आगे से याद रखना है। तो इसका जो आंसर है वो B ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th पे, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं हम। उसमें हमने क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से हम समझेंगे। इसमें क्या लिखा है, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उस ट्राइंगल का नाम रखते हैं हम ABC, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद D यहाँ पे होगा मिड पॉइंट, E यहाँ पे होगा, तो D एंड E को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल का नाम लिखता हूँ, ABC एक ट्राइंगल है, D इसका मिड पॉइंट है AB का, E किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट। O इज एनी पॉइंट ऑन साइड BC। O जो है BC के ऊपर कोई पॉइंट है तो O को कहते हैं A के साथ आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो O को A के साथ हम कैसे ज्वाइन करें, इसको हम डॉटेड भी कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन है, वैसे तो कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, चलो हम इसको सॉलिड लाइन ही बना लेते हैं बिकॉज
इट इज़ नॉट एनी कंस्ट्रक्शन। इसमें तो हमें उन्होंने सिंपल कहा है कि एक ओ के साथ आप ज्वाइन कर दो, हमने कर दिया। अब वो आगे हमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं पी इज़ अ मिड पॉइंट ओ बी। काफ़ी कुछ है भी इसमें तो स्टेटमेंट में। चलो वैसे वैसे हम कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आपकी स्टेटमेंट है उसको रीड करते करते हम आगे फॉलो कर रहे हैं। क्यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, क्यू किसका मिड पॉइंट है, ओ सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। देन डी ई क्यू पी, इसका मतलब मुझे इसको भी ज्वाइन करना होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि डी ई क्यू पी क्या होगी, आपने बताना है डी ई क्यू पी। इसके बारे में आपको बताना है कि ये स्क्वायर होगी, रेक्टेंगल होगी, रोम्बस होगी या पैरेललोग्राम होगी। तो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैंने कैसे लिखी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिखी बच्चों मैंने। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताती है हमें, डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का। दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो डी ई बी सी के पैरेलल होगी। दिस इम्प्लाइज डी ई इज़ पैरेलल टू पी क्यू। अगर वो बी सी के पैरेलल है तो वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। अब जो डी ई है वो हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बी सी को ऐसे लिख दूँ, बी पी प्लस पी ओ प्लस ओ क्यू प्लस सी क्यू। ध्यान से देखो आप, मैंने क्या किया, बी पी को बी सी को ब्रेक कर दिया 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट बी पी, फिर पी ओ, फिर ओ क्यू और फिर क्यू सी। अब मुझे आप एक बात फिर बताओ, आगे आपने साथ साथ आंसर बताते जाना है। अभी मुझे इतना नहीं आता मुझे। बी पी और पी ओ इक्वल हैं बिकॉज पी मिड पॉइंट था बी ओ का, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ पी ओ प्लस पी ओ। ऐसे क्यू मिड पॉइंट ओ सी का, तो इसका मतलब ओ क्यू और सी क्यू इक्वल हैं, तो इसको लिख दो ओ क्यू प्लस ओ क्यू। तो आप ध्यान दो, तो डी ई किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बच गया, पी ओ प्लस क्यू ओ। क्योंकि ये ट्वाइस हो गया था, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डी ई किसके इक्वल आ गया बच्चों, पी ओ प्लस क्यू ओ क्या होता है, पी क्यू। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो जिसके ऊपर अभी मैं एरो लगा रहा हूँ। देखो मीन्स मैंने इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। डी ई को आपने पी क्यू के पैरेलल भी कर दिया और आपने डी ई को पी क्यू के इक्वल भी कर दिया। इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। तो हमारा क्वेश्चन का प्रूफ हो भी गया, तो हमारा जो आंसर आ गया वो डी ऑप्शन आ गया। तो बच्चों आज हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।